हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 3 जून के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे फॉर आवर एग्ज़ाम, जो कि हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट और बाकी सोर्सेज से लिया है। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है एग्ज़िट पोल्स से रिलेटेड। क्या होते हैं एग्ज़िट पोल्स? बेसिकली एक बार जब सब जगह पोलिंग हो जाती है, मतलब वोट वगैरह डल जाते हैं, तो क्या होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि सर्वे करती हैं, लोगों से पूछती हैं भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आपने किसको वोट दिया, या लोगों का क्या रुझान रहा। बेसिकली वो सब जानने के लिए पूछा जाता है और उसके बेसिस पे कुछ एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी पावर में आएगी। उसे बोलते हैं एग्जिट पोल्स। इलेक्शन के मेन रिजल्ट तो 4 जून को आने, लेकिन उसके पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना अनुमान देती हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि भाई अभी इलेक्शन भी अनाउंस हो, रिज़ल्ट भी अनाउंस होने वाले हैं इलेक्शन के। लोकसभा इलेक्शन हुए अभी, हम सब जानते हैं। बस यही बात है। पोलिंग फॉर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस कंक्लूडेड हो गई भाई। रिज़ल्ट अनाउंस होंगे 4 जून को। ठीक है, मीनवाइल ऑल आइज आर ऑन एग्जिट पोल्स कि भैया कौन जीतेगा देखते हैं। एग्जिट पोल्स आर सर्वेस conducted immediately after voters leave polling stations। ठीक है, एम क्या होता है भाई, ये बताने के लिए कि क्या आउटकम रहेगा ऑफ द इलेक्शंस बिफोर द ऑफिशियल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड और डिक्लेयर्ड। सबसे पहली बार कब होते तो 1957 में। ठीक है, इतनी बातें हमें ध्यान में रख लेनी है। लेकिन अब देखो कितनी रिलायबल होती हैं कितनी नहीं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी तो इनके रिजल्ट सही आते हैं, कभी कभी थोड़े ऊपर नीचे रहते हैं। तो रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रहती है, और कहीं ना कहीं जो भी कर रहा है ये सर्वे, उनके बायसेस क्या है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करते हैं इनके रिज़ल्ट आने में। वो सारी बातें भी हैं। अब कितने लोगों से पूछ रहे हो, क्योंकि सबसे तो पूछना नहीं होता है, कुछ सैम्पल ही लेते हैं। तो वो सैम्पल कितना रिलायबल है, कितना डाइवर्स है, हर तरीके के लोग उसमें इंक्लूड हैं भी या नहीं, ये सारी बातें भी ध्यान में रखने की होती हैं। द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड्स यूज्ड फॉर इट इज़ क्रूशियल। सैम्पल जो हमने सैम्पल लिया है वो कितना रिलायबल है, ये बहुत क्रूशियल होता है। वेल डिफाइंड, वेल डिज़ाइंड एंड representative sample is more likely to produce accurate results। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों से पूछें या अलग अलग बैकग्राउंड से, ठीक है, रिच हो पुअर हो, तो डाइवर्स होना चाहिए एक तो सैम्पल, ताकि थोड़ा ठीक ठाक रिलायबल रिजल्ट मिल सके। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि एक्चुअल में रेलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाए। इट ऑल्सो क्रूशल टू एनालाइज डेटा सिस्टमैटिकली। As I said earlier also, they are quite controversial because if the agency conducting them वो biased है तो रिज़ल्ट भी उतने रिलायबल नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमें तो ये पता होना चाहिए कि एग्जिट पोल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये है सिंपल सी बात। आई होप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं ऑरेंज जूस की तरफ। ऑरेंज जूस क्या ला रहा है भाई, ये कौन सी जूसी खबर लेके आया है, अभी जानते हैं। तो दरअसल हुआ यूँ कि ब्राज़ील जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ पे हो गई कुछ बीमारी सिट्रस ग्रीनिंग करके, जिससे कि वहाँ के संतरों में मतलब वो छोटे छोटे हुए या बिटर कड़वे हो गए, जिससे उससे हुआ क्या ना कि दाम बढ़ गए। ऑफकोर्स उतनी अवेलेबिलिटी, जब उतनी सप्लाई नहीं हो पाई ऑरेंजेस की, तो उनके दाम बढ़ेंगे, और उसकी वजह से ऑरेंज जूस वगैरह जो है, जो उनके प्रोड्यूसर हैं, उनको दिक्कत हुई और वो ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स पे जाने लगे, क्योंकि भाई ऑरेंजेस के तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी बात से रिलेटेड न्यूज़ थी। ऑरेंज जूस makers are considering turning to alternative fruits such as mandarins, as wholesale prices have gone really high amid fears of poor harvest in Brazil. Orange trees in Brazil have been suffering from citrus greening। ये है वो बीमारी। इट इज़ एन इनक्योरेबल डिजीज़, कोई इलाज ही नहीं है भाई साहब इसका। और ये हुआ क्यों, तो भाई एक तो एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की वजह से, हम सब जानते हैं कितनी ज़बरदस्त हीट हो रही है फ़िलहाल।
और ड्रॉट सिचुएशन भी थी ड्यूरिंग देयर की फ्लावरिंग पीरियड। तो जब एक्चुअल में पानी मिलना चाहिए था तब उतना पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला, और ऊपर से गर्मी इतनी है, तो उस वजह से अच्छे से ऑरेंजेस प्रोड्यूस नहीं हो पाए, और उसी वजह से प्राइसेस काफ़ी हाई चले गए, एज इट रिजल्टेड इन बिटर एंड स्टंटेड फ्रूट। ब्राज़ील की बात करें तो 70% ऑफ ऑल ऑरेंज जूस एक्सपोर्ट यही करता है, एंड साउथ अमेरिकन एग्रीकल्चरल पावर हाउस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑरेंज जूस। तो जहाँ से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहीं पे इतनी बड़ी बीमारी आ जाए तो दिक्कत तो होगी, एंड द प्रॉब्लम वुड परसिस्ट एज इट टेक लॉन्ग टाइम टू प्लांट न्यू ऑरेंज ग्रोव्स। अब देखो टाइम लगेगा ये सिचुएशन ठीक होने में, क्योंकि नए प्लांट्स उगाने में टाइम लगता है, फिर उस पर ऑरेंजेस आएंगे, तो अभी तो कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी, यही बात कही जा रही है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने का है नहीं ज़्यादा। लो, जूस की बात कर रहे थे, अब शुगर पे आ जाते हैं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइन इश्यू की है शुगर पे, कि भाई ज़्यादा शुगर नहीं खानी है। जाने अनजाने में आप काफ़ी ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, जिससे कि दांत खराब हो जाते हैं, हेल्थ भी ख़राब होती है। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने, जिसको शॉर्ट में NIN बोलते हैं, जो कि ICMR के अंतर्गत ही आता है, जो कि हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि मेडिसिन से वगैरह रिसर्च वगैरह करता है। इन्होंने प्रपोज की कुछ रिवाइज डाइटरी गाइडलाइंस कि भाई तुम्हें कितना शुगर खाना है, कितना नहीं खाना, स्पेशली इन पैकेज्ड फूड्स एंड बेवरेजेस। जो पैक्ड आइटम्स आते हैं ना, तुम्हारे जो भी अपने बिस्किट ले लो या बेवरेज जूस वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर आती है, तो उसको लिमिट करने के लिए ही ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। अब ये प्रपोज्ड है, याद रखना, प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड। ठीक है, तो ये रिप्लेस करेंगी पुरानी वाली गाइडलाइंस को। मतलब कि पहले क्या कैलोरी थ्रेशोल्ड बताते थे कि कितना कैलोरी होना चाहिए किसी प्रोडक्ट में, उस तरीके से गाइडलाइंस इशू होती थी। तो ये पिछले 13 साल से कैलोरी के बेसिस पे हो रही थी, और अब शुगर वाली प्रपोज की गई है कि हम शुगर बताएंगे कितनी खानी है, कितनी नहीं खानी है। अगर सॉलिड फूड्स की बात करें, जैसे कि केक हो गया, बिस्किट हो गए, इस तरह के जो पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं सॉलिड वाले, उसमें उन्होंने बताया कि भाई टोटल एनर्जी इनटेक में जो एडेड शुगर होती है, जो ऊपर से एडेड शुगर डलती है आर्टिफिशियल, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर टोटल शुगर की बात करें जिसमें एडेड नेचुरल सब कुछ आए, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेवरेजेस में अगर हम बात करें एडेड वाले की, तो 10% ऑफ एनर्जी इनटेक, और टोटल की बात करें जिसमें कि नेचुरल और एडेड आर्टिफिशियल सारी आएंगी, तो वो 30%। सो 30, 10 एंड 10, 5, ये चीज़ें याद रख लेनी है, सिंपल सी। ठीक है, तो दिक्कत क्या है भाई हमारे शुगर खाने में ICMR को? भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत उसे नहीं है, दिक्कत तुम्हें ही हो जाएगी अगर खाते रहोगे तो। दिक्कत ये हो जाएगी कि तो हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है अलग अलग तरीक़ों से। हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, डायबिटीज़, ओबेसिटी, दांत खराब हो जाते हैं, डेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, एंड और मेटाबॉलिज्म हमारा एग्रावेट कर सकता है मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम, जिससे कि लिवर डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक वगैरह होने के चांसेस होते हैं, हमारा मूड इम्पैक्ट हो सकता है, एनर्जी लेवल डाउन जा सकता है। ये सारी बातें होती हैं, और इसी वजह से हमें शुगर कम करना है। ठीक है, याद रखनी है इस बात को। बढ़ते हैं UPI की तरफ। UPI काफ़ी चर्चा में बना रहता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस नेटवर्क। इन्होंने फ़िलहाल बहुत मेजर माइलस्टोन अचीव किया बाय रिकॉर्डिंग 14.04 बिलियन ट्रांजैक्शंस। इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए, और इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। ऑपरेट कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही बात है इसमें, सिंपल सी बात है। मेंस्ट्रुअल लीव्स, हाँ, मेंस्ट्रुअल लीव्स पे भी काफ़ी आजकल चर्चा होती रहती है। उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई कि भाई सिक्किम के हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की मेंस्ट्रुअल लीव्स फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़। इन्होंने बोला क्योंकि भाई कुछ महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम, अपने पीरियड्स के टाइम, तो ज़रूरी है उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले, और इसीलिए
वो महीने में 2-3 लीव्स ले सकती हैं, मेंस्ट्रुअल लीव्स, ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हाई कोर्ट। और ये पहला ऐसा कोर्ट है जिसने ऐसा किया है। सो इसी से दूसरे कोर्ट को भी सीख मिलेगी ऐसा कुछ करने की। सीख मिलेगी से सीख से सिक्किम, ऐसे याद रख लेना है। सिक्किम हाई कोर्ट है पहला, है ना, सिंपल है। अब बढ़ते हैं क्यूबा की तरफ। क्यूबा एक करेबियन कंट्री है, करेबियन रीजन में पड़ती है, यानी कि अराउंड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच वाला एरिया है, वहीं पे पड़ता है क्यूबा। उसे हमने भेजी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कंसाइनमेंट गया अराउंड 90 टन ऑफ 9 डिफरेंट मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसे कि API बोलते हैं, बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट होते हैं कुछ मेडिसिन को बनाने के लिए, जिससे कि एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती हैं कि मेडिसिन का क्या वर्क होगा। सो मेडिसिन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स भेजे हमने, जिन्हें API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, which are critical for producing essential antibiotics needed to treat chronic communicable diseases। है ना। तो इंडिया ने क्या बोला, क्यूबा को परेशान करेगा तो डिजीज़ को बोला अभी रुको, अभी हम मेडिसिन भेजते हैं, अभी हम API भेजते हैं। तो ऐसे फटाफट याद कर लेना है। सो बस इतनी ही बात है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।